दोस्तों ये है होम टैब की पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बाकी के बचे हुए ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉन्ट ब्लॉक तक बताया था। उसमें जितने भी ऑप्शन थे उन सभी के बारे में मैंने एक एक करके डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं उसके आगे के ऑप्शंस के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूं। तो मैंने यहां से विंडो के साथ R प्रेस किया। इसके बाद यहां पर ऑलरेडी विनवर्ड टाइप है, तो मैं यहाँ पर विनवर्ड टाइप करने के बाद ओके एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये MS वर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में, जैसा मैंने इंट्रो में बताया, कि मैं फॉन्ट ब्लॉक तक पूरे ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी दे दिया था मैंने। तो इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो है पैराग्राफ ब्लॉक। ठीक है। तो पैराग्राफ ब्लॉक में भी बहुत सारे कमांड्स दिए गए हैं, जैसे बुलेट्स, नंबरिंग। ठीक है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला कमांड दिया हुआ है यहाँ पर बुलेट्स। दोस्तों बुलेट्स का इस्तेमाल होता है लिस्ट बनाने के लिए। ठीक। तो बुलेट्स दो प्रकार से लगता है। ठीक है। एक होता है ऑर्डर्ड, एक होता है अनऑर्डर्ड। ठीक है। ऑर्डर्ड में हमको क्रम का पता चलता है और अनऑर्डर्ड में क्रम का पता नहीं चलता। ठीक है। तो जिसमें बुलेट्स लगे होते हैं उनमें हमको क्रम का पता नहीं चलता है, और जिसमें नंबर्स लगे होते हैं उनमें क्रम का पता चलता है। ठीक है। यानी अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसमें जैसे कोई सामान लेना होता है तो हम लिस्ट बनाते हैं और नंबरिंग करते हैं कि इतना सामान हमको लेना है। ठीक है। तो उसमें हम नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमको क्रम का पता चल जाता है कि टोटल हमको इतना सामान लेना है। ठीक है। लेकिन हम पॉइंट करके या क्रॉस करके या ओवल यानी गोला बना करके कोई सामान का लिस्ट बनाए तो उसमें हमको क्रम का पता नहीं चलता है। ठीक। तो इसमें बुलेट्स का इस्तेमाल होता है, ऑब्वियसली दोनों का इस्तेमाल होता है लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी लिस्ट में क्रम का पता ना चले तो उसके लिए बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी लिस्ट बने हुए हैं, यानी उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उस लिस्ट में, उन सभी को क्रम वाइज रखा जाए ताकि सभी ऑप्शंस के क्रम का पता चले कि कौन सा ऑप्शन किस नंबर पर है। ठीक है। इसके बाद चलिए इन सब को देख लेते हैं कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ इसमें ऑप्शंस को लिख लेता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं। ठीक। और इनको मैं लिस्ट वाइज करना चाहता हूँ, एक तो ऑर्डर्ड और दूसरा अनऑर्डर्ड। तो ये कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जितने भी ऑप्शंस को आपने लिखा है उसको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इन सभी को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बुलेट्स वाले बटन पर, इस बटन पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर ढेर सारे बुलेट्स हैं। जिस भी ऑप्शन पर आप ले जाएंगे माउस पॉइंटर, वो उसका कॉपी वर्जन उसके जस्ट नीचे सभी ऑप्शंस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये राउंड वाले पे ले आता हूँ, ये राउंड वाला शेप है। ठीक है। इसके बाद ये स्क्वायर है। इसी तरह जितने भी दिए हुए हैं इन सब का इस्तेमाल आप लिस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक। अगर यहाँ से कोई बुलेट्स आपको पसंद नहीं आता है और बुलेट्स चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंबल पर क्लिक करना है। सिंबल पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ढेर सारे सिंबल आ चुके हैं। ठीक है। इनमें से आप जिस सिंबल का चाहें उस सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक। एग्जांपल के लिए मैं ये वाला चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे सिंबल, ये सिंबल जो है सभी के सामने अप्लाई हो जाए। ठीक है।
तो इसके लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया हार्ट वाले पे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करते आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिखाई देने लगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ओके करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप सिंबल्स का यूज़ करके लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। गाइस इसमें देख पा रहे होंगे आप एक क्रम का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किस नंबर पे है, ठीक है। तो इसके बाद इसको हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए सेम वही काम करना है। इस बटन पे आपने क्लिक करना और यहाँ से नन कर देना, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, अगर आप नंबरिंग चाहते हैं तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए इस पर क्या करना है, नंबर वाले पे इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ढेर सारे नंबर्स के टाइप्स दिए हुए हैं। जिस टाइप में आप लगाना चाहें उस टाइप में आप लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मल में 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, और हाफ ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पर रोमन में दिया हुआ है, ABCD में कैपिटल स्मॉल में दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद रोमन कैपिटल स्मॉल में दिया हुआ, ठीक। तो जिस तरह का आप नंबरिंग यूज़ करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं 1 2 3 लगा देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन सा नाम किस नंबर पे है ये आसानी से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी नाम के सामने उसके नंबर्स अप्लाई हो चुके हैं, ठीक। और ये ऑर्डर्ड होता है इसलिए इसमें क्रम का पता चल रहा, ठीक है। इसमें और भी दिए हुए हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। रोमन में भी सेम, रोमन में भी सबके लिए अप्लाई होगा। इसको सबको सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ से रोमन वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में दोस्तों दोनों होता है, आपका बुलेट्स और नंबर दोनों को मिला करके मल्टी लेवल लिस्ट दिया होता है, ठीक है। इनमें दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। दोस्तों इन दोनों का यूज़ होता है इंडेंट को मूव कराने के लिए। ये जो है ये आपका लेफ़्ट इंडेंट है और ये जो है ये राइट इंडेंट है, ठीक है। तो लेफ़्ट इंडेंट को राइट की ओर और राइट इंडेंट को लेफ़्ट की ओर मूव कराने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इन दोनों का इस्तेमाल कब करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो पोएम होता है यानी जो कविता होता है वो 4-4 लाइन का होता है और कुछ पोएम्स एक साइड होते हैं और कुछ पोएम्स एक साइड होते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख के आपको बताता हूँ कि कैसे होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने पोएम यहाँ पर लिख दिया, ठीक। और इसको मैं लेफ़्ट साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 4 लाइन ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देख पा रहे होंगे ये 4 लाइन कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 4 लाइन लिख लिया है, ठीक है। अगर मैं लिखता जाऊँगा यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा। इसके बाद जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा तब तक ये ऑटोमेटिक नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एंटर करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा भरे ना, ठीक। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब मैं इस इंडेंट को मूव करा दूँगा, ठीक है। अभी मैंने एंटर किया तो तुरंत ये जो कर्सर है यहाँ पर ब्लिंक करने लगा। मैं चाहता हूँ एंटर करूँ तो मेरा कर्सर तुरंत यहाँ पर आए, ना कि यहाँ पर आए, ठीक है। तो इसके लिए इंडेंट को मूव करा देंगे। तो यहाँ से मैंने इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर जहाँ पर रुके, मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर यहाँ पर रुके, ठीक है। जितनी बार मैं एंटर करूँ इसके सामने मेरा कर्सर आ जाए, ठीक, ना कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी 4 लाइन पोएम लिख देता हूँ। ये मैंने 1 लाइन लिख दिया, ठीक है। एंड देखिए एंटर मैं कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर, अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ, मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर यहाँ पर आ रहा है, चूँकि मेरा इंडेंट यहाँ पर सेट है, ठीक है। अगर मैं इंडेंट यहाँ पर सेट कर दूँगा तो ये कर्सर एंटर करने पर कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं 4 लाइन लिख देता हूँ ऐसे ही कुछ, ठीक है। ये मेरा 4 लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर से मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अभी देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर मेरा कर्सर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से इस कर्सर को यहाँ पर ले आना चाहता हूँ। तो इसके लिए इंडेंट को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। मैंने डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करके कर्सर को स्टार्टिंग में लाया, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, 4 लाइन लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो
इस तरह से पोएम लिखने के लिए मतलब 4 लाइन एक तरफ होता है, फिर 4 लाइन एक तरफ होता है, ठीक है। तो पोएम्स लिखने के लिए अधिकतर इसका यूज़ किया जाता है इंडेंट्स का, या फिर आप अपने हिसाब से कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इंडेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना है इस स्थान पर, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन। दोस्तों सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ होता है टेक्स्ट को या नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए। तो यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर ABCD का इस्तेमाल कर लेता हूँ, या फिर पहले नंबर्स का टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए मैं गलत नंबर्स को एंटर कर रहा हूँ, आगे पीछे मेरा क्रम वाइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 5 यहाँ पर कर दिया एंटर, 9 3 7 2 0 8 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 4 कर दिया लास्ट में, ठीक। तो ये मैंने कुछ नंबर्स एंटर कर दिए हैं, और ये अभी हमारा ना तो असेंडिंग यानी आरोही और ना तो अवरोही क्रम में है, ठीक है, यानी क्रम वाइज नहीं है, ठीक। तो अगर मैं इसको क्रम वाइज करना चाहूँ तो कैसे होगा, इसके लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सॉर्ट पे आपने क्या करना, क्लिक करना, ठीक है। और असेंडिंग करने का मतलब दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक, यानी आप असेंडिंग पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं 0 से 9 की तरफ आ जाए, 0 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से, तो इसके लिए असेंडिंग करना पड़ता है। तो मैंने असेंडिंग पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद जैसे ही ओके करूँगा तो ये नंबर्स क्रम वाइज हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। अगर इसको उल्टा करना चाहते हैं, यानी 9 से शुरू करना चाहते हैं और 0 पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिसेंडिंग करना होगा, ठीक है। तो फिर से सेलेक्ट करना और इसके बाद इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से डिसेंडिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना। ओके करते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया है, ठीक, यानी 9 ऊपर चला गया और 0 नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। मैं कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया के लिख दिया RABXQBZTC, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के लिए कुछ वर्ड लिख दिए हैं, ठीक। तो इनको ये भी अभी ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जितने भी वर्ड हैं ये या तो A से Z की तरफ हो जाए या तो Z से A की तरफ हो जाए, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है सभी को, और इसके बाद सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये A to Z सेट हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये A to Z सेट हो चुका है, ठीक है। और Z to A करना है तो इसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है और ओके कर देना, ठीक है। तो ये Z to A सेट हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से आप सॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है शो हाइड। दोस्तों शो हाइड का इस्तेमाल होता है पैराग्राफ को मार्क करने के लिए, यानी शो हाइड का इस्तेमाल एक तरह से कहें, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ लिया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे एक पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एक पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और एक पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जो शो हाइड ऑप्शन है वो सभी पैराग्राफ के एंड पॉइंट को और एक नए पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, ठीक है। तो कैसे करता है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने सभी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप शो या हाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो हाइड ऑप्शन पे, तुरंत ये सभी के पीछे एक मार्क लगा देगा, ठीक। मार्क लगाने का मतलब ये होता है कि ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर भी बता रहा है ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो चुका है, और यहाँ पर बता रहा है ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो चुका है, ठीक है। और ये जो मार्क लगा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक पैराग्राफ शुरू होने वाला, ठीक। अब मैं टाइप करना शुरू कर रहा हूँ, जब तक मैं टाइप करूँगा तब तक वो उसके पीछे लगा होगा। अब मैं टाइप करना शुरू कर रहा हूँ, जब तक मैं टाइप करूँगा तब तक वो उसके पीछे लगा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तुरंत वो एक सिंबल वहाँ पर भी
छूट जाएगा, यानी वहाँ पर भी एक सिंबल वो शो हाइड वाला छूट जाता है। ठीक है, यानी वो बताता है कि यहाँ पर भी एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ है। ठीक, तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। मैंने एंटर कर दिया, आप देख पा रहे होंगे एक सिंबल वहाँ पर भी शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चौथा पैराग्राफ है ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक, तो शो हाइड ऑप्शन का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं किसी भी पैराग्राफ के एंड पॉइंट और एक नए पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट को देखने के लिए। ठीक, कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पर ख़त्म हुआ और कहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसको हटाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करते ही ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट दिए हुए हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होता है डॉक्यूमेंट पेज में टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट सेंटर में व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, जैसे ये सारे पैराग्राफ की बात करें तो ये जो है अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट में है, यानी कहने का मतलब अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट होगा यहाँ पर तो ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ़्ट साइड यानी ये वाला पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट को मैनेज करेगा, यानी इस पार्ट को इक्वल रखेगा इस साइड को, और बाकी इधर वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इसको इक्वल नहीं रखेगा। ठीक, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और लेकिन ये जो अगर ये लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट है, आपने इस पर क्लिक कर रखा है, ये ऑलरेडी होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला पार्ट यानी आगे का जो इसका भाग होता है उसको इक्वल रखता है, पीछे के भाग से इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर आपने सेंटर को सेलेक्ट कर दिया है तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में ये बीच के भाग को इक्वल करता है, यानी ये जो बीच वाला भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको इक्वल करेगा। साइड इस साइड से और इस साइड से इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये जो ये साइड है और ये साइड है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको सभी को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ठीक, आप देख पा रहे होंगे बीच वाला जो हिस्सा है इसका यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल है, बाकी ना तो इधर इक्वल है और ना ही इधर इक्वल है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, ये सिर्फ बीच वाले हिस्से को मैनेज करता है और साइड वाले से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, इसके बाद जस्ट यहाँ पर दिया हुआ है राइट टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट राइट, इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, जैसे ये इस पर क्लिक करने पर ये लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को मैनेज करता था, उसी तरह ये राइट साइड वाले पार्ट को मैनेज करेगा। ठीक, यानी इस पर क्लिक करने पर, पहले मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपने क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है और इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने पर आप देख पा रहे होंगे ये जो इधर का हिस्सा है, ये वाला पार्ट ये पूरा इक्वल है, अब इधर वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को मैनेज करता है और राइट साइड वाले पार्ट को मैनेज करता है और लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को वैसे ही रखता है जैसे वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, फ़िलहाल ये क्या करता है, राइट साइड वाले पार्ट्स को जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनको इक्वल रखता है। ठीक है, एक समान रखता है। इसके बाद लास्ट में दिया हुआ जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ होता है दोस्तों। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट के जो शुरुआत होता है और एंड होता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये पूरा हिस्सा आगे का और पीछे का, यानी ये वाला, ये यानी दोनों अलाइनमेंट को यानी लेफ़्ट और राइट दोनों को इक्वल रखता है और बीच में भले ही टेक्स्ट के बीच स्पेस करना पड़े थोड़ा, लेकिन ये स्पेस कर देता है और ये दोनों तरफ के टेक्स्ट को मैनेज करता है, यानी इधर भी इक्वल रहेगा इसमें और इधर भी इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल रहेगा और यहाँ पर भी इक्वल रहता है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना आपको और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को राइट तरफ इक्वल करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं, लेफ़्ट करना चाहते हैं लेफ़्ट कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ करना चाहते हैं तो जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बीच में मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेफ़्ट वाला सेलेक्ट है। अगर मैं टेक्स्ट को लिखूँगा
अगर मैं टेक्स्ट को लिखूँगा तो ये लेफ़्ट साइड से टाइप होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरा टेक्स्ट सेंटर से लिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, सेंटर में ये टाइप हो रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड में सेलेक्ट कर दूँ तो ये राइट साइड से ही लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का यूज़ होता है दोस्तों पैराग्राफ और लाइन के बीच की दूरी को व्यवस्थित करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। इसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके बीच में काफ़ी दूरी है, ठीक है। यहाँ पर इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ के बीच में काफ़ी दूरी है, ठीक है। यहाँ पर बीच में, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी बीच में दूरी है, ठीक है। तो इसको कम कैसे करेंगे या अपने हिसाब से कैसे करना चाहते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं और घटाना चाहते हैं तो घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सभी को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगा, ठीक। अभी इसमें नॉर्मल 1.15 इसका सेट है, ठीक है। अगर आप 1.0 करते हैं तो 1.0 पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इसके बीच की स्पेसिंग कम हो गई है, ठीक। और यहाँ पर 1.5 करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ढेर सारा इसके बीच में स्पेस आ चुका है, ठीक है। और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, 2.5 पे आप देख पा रहे होंगे ढेर सारा स्पेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3.0 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़रा सा भी स्पेस ना रहे, यानी जो स्पेस है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे पूरे पैराग्राफ के बीच की दूरी एकदम रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ के बीच की दूरी को मैनेज कर सकते हैं। फिर से अगर वैसे ही करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 1.0 जितना भी आप करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक। इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों शेडिंग। शेडिंग का इस्तेमाल क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए फिर से टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। इसके बाद शेडिंग दोस्तों, शेडिंग और टेक्स्ट हाईलाइट कलर दोनों एक जैसा है, बस दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगाता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जितनी दूरी तक मेरा टेक्स्ट है सिर्फ उतना ही कलर हुआ है, ठीक है। यानी अगर मेरा टेक्स्ट यहाँ तक रहेगा, एग्जांपल के लिए मैं ये तरह लिख लेता हूँ, मुझे इस टेक्स्ट को कलर करना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट मैंने कर दिया और टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो मेरा टेक्स्ट जहाँ तक था वहीं तक इसने कलर किया, उसके आगे कलर नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक। यानी जितनी दूरी तक टेक्स्ट रहेगा उतनी ही दूरी तक ये कलर करेगा, उसके आगे कलर नहीं करता, ठीक है। और ये जो शैडो है, शेडिंग है, शेडिंग जो होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट को लेफ़्ट इंडेंट से राइट इंडेंट तक कलर करता है, वो भी इक्वल करता है, ठीक है। यानी ये जो बीच में आपको वाइट कलर दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप शेडिंग लगाते हैं तो बीच में ये वाइट कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पूरा फुलफिल कलर फिल हो जाता है इसमें, ठीक। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से नो कलर कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट फिर से कर लेता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ से शेडिंग लगाता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप देख पा रहे होंगे मैं शेडिंग लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला कलर लगा दे रहा हूँ, ठीक। आप देख पा रहे होंगे उसमें जो मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगा रहा था, जहाँ तक मेरा टेक्स्ट था वहीं तक वो कलर कर रहा था, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा लेफ़्ट इंडेंट से, यानी यहाँ से इसके सीधे से इसके सीधे तक, यानी पूरे के पूरे इसके बैकग्राउंड को कलर कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर टेक्स्ट नहीं है उस हिस्से को भी ये कलर कर रहा है, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग में, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ बॉर्डर। दोस्तों बॉर्डर का इस्तेमाल होता है
नाम से ही पता चल रहा है कि बॉर्डर का इस्तेमाल होता है बॉर्डर लगाने के लिए। जैसे मैं कुछ टेक्स्ट ले लिया हूँ, ठीक है, इसमें मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे? बॉर्डर सभी तरफ से लगा सकते हैं, यानी अप डाउन, लेफ़्ट राइट या ऑल, किसी भी तरफ से बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना। तो मैं एक ही पैराग्राफ ले रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके इसमें बॉर्डर लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ढेर सारे इसमें बॉर्डर दिया हुआ, ठीक। अगर मैं बॉटम पे लगाना चाहूँ तो बॉटम बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अब बॉटम में बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं ऊपर लगाना चाहूँ तो टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप पर भी बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इसी तरह लेफ़्ट राइट किसी तरफ आप बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। या चाहते हैं सिर्फ आउटसाइड यानी इसके चारों तरफ लगे, अगर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो इसके चारों तरफ लग जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सभी को सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से नो बॉर्डर करते ही ये पूरा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पैराग्राफ ब्लॉक। इसमें उम्मीद है आपको पूरे के पूरे ऑप्शन आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ स्टाइल्स ब्लॉक। दोस्तों, स्टाइल्स ब्लॉक में कुछ स्टाइल्स दिए गए होते हैं टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगाने के लिए, ठीक। जैसे ये नॉर्मल पे ऑलरेडी टिक होता है, चूँकि ये सारे के सारे टेक्स्ट हमारे नॉर्मल स्टाइल में ही लिखे गए होते हैं, ठीक है। अगर आप ये जैसे यहाँ से आप नो स्पेसिंग कर दे रहे थे, यहाँ से जैसे यहाँ से आप नो स्पेसिंग कर दे रहे थे तो पैराग्राफ के बीच की दूरी एकदम कम हो जा रही थी, बिल्कुल ना के बराबर। वैसे आप यहाँ से नो स्पेसिंग करते ही आपके जितने भी पैराग्राफ हैं एक दूसरे के बीच की दूरी एकदम हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप नो स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हेडिंग 1 पे क्लिक करते ही आपका जो पैराग्राफ का टेक्स्ट स्टाइल है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी स्टाइल्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चेंज स्टाइल दिया हुआ है। चेंज स्टाइल में दोस्तों वही होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर स्टाइल सेट दिया हुआ है, स्टाइल सेट में आप देखेंगे टेक्स्ट में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, ठीक है। इस तरह से ये इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, ठीक। कलर्स दोस्तों, इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा। इसका कलर कब चेंज होता है मैं आगे बताऊँगा, ये कलर्स कब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ़ॉन्ट यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है एडिटिंग ब्लॉक। एडिटिंग ब्लॉक में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं फाइंड, रिप्लेस और इसमें दिया हुआ है गो टू ऑप्शन, ठीक है। सेलेक्ट है, ठीक। इन सभी का इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए इसको अभी देख लेते हैं। लास्ट ब्लॉक है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फाइंड का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में खोजना, ठीक। फाइंड मतलब किसी वस्तु को खोजना या किसी, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टेक्स्ट को खोजेंगे, नंबर्स को खोज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं टेक्स्ट को खोज के दिखाता हूँ कि कैसे इसमें टेक्स्ट को खोजते हैं यानी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंडिया लिख दिया, ठीक। और कुछ जगह और मैं इंडिया लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर भी इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर भी इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितनी जगह पर इंडिया वर्ड लिखा है, ठीक है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि आपने, मुझे मालूम है जैसे कि मैंने लिखा है तो मुझे पता है 3 बार लिखा है, लेकिन किसी और को नहीं पता होगा कि यहाँ पर इसमें इंडिया कितनी बार या और कहाँ कहाँ पर लिखा गया, ठीक। तो अगर उसको ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने इन सभी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइंड ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पहले फाइंड व्हाट,
मतलब पूछ रहा है आप क्या ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे इसमें से इंडिया वर्ड को ढूंढना है, ठीक है, कि इंडिया वर्ड कहाँ कहाँ पर है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर उस वर्ड को टाइप कर देना जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक। तो मुझे इंडिया पता करना है इसमें कितनी जगह लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इंडिया टाइप कर दिया, ठीक है। इंडिया टाइप करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फाइंड इन, फाइंड नेक्स्ट और रीडिंग हाईलाइट, ठीक है। अगर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये दोस्तों एक एक करके बताएगा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये शो होने लगा है, ठीक। यहाँ पर ये शो होने लगा है। एक बार और नेक्स्ट करूँगा तो अगला जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर शो होने लगेगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शो होने लगा है। एक बार और मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर शो होने लगा, ठीक है। तो जितनी भी जगह पर रहेगा वो एक एक करके नेक्स्ट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर उसका पॉइंटर वहाँ पर वो हाईलाइट करता रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी जगह पर रहे एक ही बार में सब जगह पर हाईलाइट हो जाएगा तो यहाँ पर इसके लिए हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी जगह पर रहेगा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने 3 जगह लिखा था, तीनों जगह ऑटोमेटिक इंडिया वर्ड जो है वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ, नो कलर, ठीक है। इसके बाद जस्ट यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड के बाद रिप्लेस दिया हुआ है। दोस्तों रिप्लेस करना मतलब स्थानांतरित करना, ठीक है। अगर दोस्तों इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप कहीं मिस्टेक कर देते हैं और उसको वो मिस्टेक ढेर सारी जगह पर कर देते हैं और उसको आपको सुधारना होता है, तो इसके लिए आप रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ जगह ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ, ठीक है। अब मैंने मान लेते हैं बाय मिस्टेक मैंने इंडिया लिख दिया, ठीक है, और मुझे यहाँ पर लिखना था हिंदुस्तान, ठीक। तो अब कैसे पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पर मैंने इंडिया लिखा है और वहाँ पर मुझे हिंदुस्तान लिखना है। तो ऐसे में फाइंड करना तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब मुझे एक एक करके खोज करके वहाँ पर हिंदुस्तान लिखने में टाइम लगेगा, ठीक। तो मैं चाहता हूँ एक क्लिक में जहाँ जहाँ पर भी इंडिया हो वहाँ पर ऑटोमेटिक इंडिया रिमूव होकर हिंदुस्तान आ जाए, ठीक है। ऑटोमेटिक एक क्लिक में मुझे ढूंढना भी ना पड़े और रिप्लेस भी ना टाइप ना करना पड़े, एक ही क्लिक में सारे की सारी जगह ऑटोमेटिक इंडिया के स्थान पर हिंदुस्तान रिप्लेस होकर के शो होने लगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने सभी को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जितने भी वर्ड हैं। और इसके बाद यहाँ पर फिर से क्या करना है, रिप्लेस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा फाइंड व्हाट, मतलब क्या ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या खोजना चाहते हैं। तो मैं जैसे ऑलरेडी इसमें टाइप है इंडिया, तो चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, मुझे इंडिया ढूंढना है। और यहाँ पर पूछ रहा है रिप्लेस विथ, मतलब किसके साथ रिप्लेस करना है इंडिया वर्ड को, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान वर्ड के साथ ये रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हिंदुस्तान टाइप कर दिया, ठीक। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, ये क्या करेगा, एक एक करके सभी जगह से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अभी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर इंडिया है, एक यहाँ पर इंडिया और एक यहाँ पर इंडिया, ठीक है। अगर मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो ये एक एक करके रिप्लेस करेगा, ठीक है। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूँगा तो जितनी भी जगह इंडिया है वो ऑटोमेटिक सारे के सारे जगह से इंडिया हट करके वहाँ पर हिंदुस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार करके देखता हूँ। तो मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, ठीक। इसके बाद एस कर दिया और इसके बाद ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख के आ रहा है वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है 3 वर्ड रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ओके कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जहाँ पर इंडिया था वहाँ पर हिंदुस्तान एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आसानी से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। उसके नाम के स्थान पर ये नाम शो होने लगा, ठीक। तो आप मान लेते हैं गलती कर दिया आपने किसी लेटर में और किसी के स्थान पर दूसरा वर्ड आपने लिख दिया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आसानी से उस वर्ड को फाइंड करके आसानी से दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं इसलिए,
चाहे वो जितनी भी जगह है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में दिया हुआ आप फाइंड या रिप्लेस दोनों में से किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ गो टू, ठीक है दोस्तों। गो टू का इस्तेमाल होता है किसी भी लाइन, पैराग्राफ या पेज पर, ठीक है, जाने के लिए करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसको मैं 2-3 पेज में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर मेरे पास टोटल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 पेज है और मेरा कर्सर यहाँ पर 5वें पेज पर है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर 5 पेज है और मेरा कर्सर ये 5वें पेज पर चल रहा है, ठीक है। और मैं फिर से आ जाता हूँ पहले वाले पेज पे, ठीक। पहले वाले पेज पे हूँ और पहले वाले लाइन के स्टार्टिंग में हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर फाइंड ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ इसी पेज में, मैं जाना चाहता हूँ 11वें लाइन पे, ठीक है। तो 11वें लाइन पे पहुँचेंगे कैसे, या मैं 13वें लाइन पे जाना चाहता हूँ तो कैसे जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना गो टू पे और यहाँ पर लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जिस लाइन पे जाना चाहते हैं उस लाइन का नंबर आपको दे देना है, ठीक है। तो मैं 13 वाली लाइन पे जाना चाहता हूँ, ठीक। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर 13 कर दिया। इसके बाद गो टू पर क्लिक करते ही आपका कर्सर वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, ठीक। इसके बाद 14, 15, 16, 17 मान लेते हैं मैं 17 वाले पे आना चाहता हूँ या 18 वाले पे आना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ओवरऑल, ठीक है। आ जाता हूँ इस पे आ जाए तो मैंने यहाँ पर 18 कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 18 कर दिया। इसके बाद गो टू पर क्लिक करते ही आप ओवरऑल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने गो टू पर क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर 18 कुछ ज़्यादा हो गया, 19 यहाँ पर करना है। 19 पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे द ओवरऑल पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। अगर आप किसी पेज पर जाना चाहते हैं तो पेज पर भी जा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर टोटल 5 पेज हैं। अगर मैं तीसरे या चौथे पेज पर जाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेज पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं चौथे पेज पर जाना चाहता हूँ तो मैंने 4 टाइप कर दिया। इसके बाद गो टू पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे मैं चौथे वाले पेज पर आ चुका हूँ, ठीक। अभी ये कर्सर यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर 4 of 5 बता रहा है दोस्तों। 4 of 5 का मतलब चौथे पेज पर हैं और टोटल 5 पेज है, ठीक है। 5 पेज है और चौथे पेज पर हैं। जैसे मैं तीसरे वाले पेज पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर 3 of 5 बताएगा, ठीक। यानी तीसरे पेज पर हैं, यानी करंट पेज मेरे लिए तीसरा पेज है और टोटल 5 पेज हैं इस फाइल में, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड, रिप्लेस और गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसमें यही 3 ऑप्शन दिए गए थे। इसके बाद लास्ट में दिया हुआ यहाँ पर सेलेक्ट। दोस्तों सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल होता है सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यानी अगर आप इस सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ, तो इसके लिए सेलेक्ट ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर दिया हुआ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट है, ठीक है। ऑलरेडी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सारा सारा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी आप देख पा रहे होंगे इस पर कुछ नहीं हो रहा है, सॉरी। यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये मेरा पॉइंटर जो है इस तरह से चेंज होकर के आ रहा है, ठीक है। यानी अभी ये जब भी मैं सेलेक्ट करूँगा तो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ तो अभी आप देख पा रहे होंगे पॉइंटर मेरा चेंज हो चुका है और यहाँ पर भी क्लिक करने पर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं चाहकर भी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। क्योंकि ये जो पॉइंटर यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट करेगा, टेक्स्ट को नहीं सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चलिए मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो शेप है मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, इसको मैं पहले मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है।
तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहूँ तब कैसे होगा, मैं चाहता हूँ मेरा सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, टेक्स्ट ना सेलेक्ट हो। तो इसके लिए सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये मेरा टेक्स्ट नहीं सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं टेक्स्ट पर भी क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, तो टेक्स्ट नहीं सेलेक्ट हो रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट में मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एडिटिंग ब्लॉक। उम्मीद है आपको जितने भी ऑप्शन थे होम टैब में सभी के सभी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।